हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई साला। वीडियो का थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में किस तरह के कंटेंट रखे हुए हैं। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मैंने टेट एग्जाम के हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को इसमें कवर किया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही उठाया जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर क्या हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हिंदी से। तो पहले हम वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ चलते हैं। तो पहला होता है नासिक, यानी कि नाक से हम किसको किसको बोलते हैं, तो अंग, ड, ज, ड़, न और म को, इनको हम नाक से बोलते हैं इस जगह से। दूसरा है दंत, यानी कि दंत में जो जीभ के अग्रभाग, जो यह जीभ है, जीभ का जो आगे का भाग है, इसको घुमा करके, फोल्ड करके, यानी कि जीभ जैसे है, इसको घुमा करके हम ऐसे बोलते हैं। वो सभी शब्द होते हैं दंत कहलाते हैं। तो त वर्ग का मतलब हो गया आपका त, थ, द, ध और न। और फिर कौन होता है, ल और स भी होता है। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है, जीभ का अग्रभाग पीछे की ओर मुड़कर तालु को स्पर्श करे। तालु कौन सा होता है, जो मुख का या ऊपर का भाग होता है, जीभ के ऊपर जो होता है, इसे तालु बोलते हैं। और जीभ के भाग को इसको टच करके ऊपर से ऐसे टच कराते हैं, ये मूर्धन्य हो जाते हैं। तो इसमें जो एक आता है आपका ऋषि वाला र, ये मिसप्रिंट हो गया है। रि, ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और अड़। ठीक है। और अड़, ढ़, अ और र, ये भी है। दंतोष्ठ का मतलब हो गया व, इसमें सिर्फ दांत, मतलब ऊपरी दांत और निचले होठ को स्पर्श करके बोला जाता है। ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे दंतोष्ठ, इसमें सिर्फ एक आता है व। पांचवा है ओष्ठ, यानी कि यह दोनों ओठ को, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर का ओठ हो गया और ये नीचे का ओठ हो गया, इन दोनों को मिलाकर के जो वर्ग बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, वो ओष्ठ कहलाते हैं। यानी कि ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, प वर्ग हो गया, यानी कि प, फ, ब, भ और म। कंठ में कौन से आते हैं, जो कंठ से बोले जाते हैं, गले से जो बोले जा रहे हैं, तो जैसे अ, आ और क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन हो जाएंगे, क, ख, ग, घ। ठीक है, और क्या हो गया, ह हो गया। तो ये गले से उत्पन्न होते हैं। छठा है तालव्य, जो जीभ के माध्यम से ऊपरी तालु को स्पर्श करके बोले जाते हैं, जिसमें जीभ का या मध्य का भाग, जैसे आपका टंग हो गया, यानी कि जीभ हो गया, तो ये आगे का भाग हो गया, आगे के भाग में मूर्धन्य हो जाएगा। और जो बीच के भाग से जो हम टच करके बोल रहे हैं ऊपर के तालु से, ठीक है, मुख का तालु हो गया, अगर इसको दांत ऐसे बना ले तो इससे अगर टच करके बोल रहे हैं इस पार्ट को, तो तालव्य हो जाते हैं। जैसे ई हो गया, बड़ी ई हो गया, च वर्ग हो गया, च में आपका च, छ, ज, झ, ठीक है, हो जाएंगे, य हो जाएगा और श हो जाएगा। कंठ और तालव्य से कौन बोले जाते हैं, ए और ऐ बोले जाते हैं। कंठ का मतलब गला हो गया, तालव्य मतलब ये ऊपर के सहयोग से, जीभ को ऊपर टच करके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, नाक से नासिक बोले जाते हैं, दांत से दंत बोले जाते हैं, जीभ मुड़कर अगर पीछे बोलते हैं तो उसे मूर्धन्य बोलते हैं। दांत और ओठ को मिलाकर जो बोलते हैं उन्हें दंतोष्ठ बोलते हैं। ओठ और ओठ मिलते हैं वो ओष्ठ हो जाते हैं। गले से जो बोले जाते हैं वो कंठ कहलाते हैं। तालु से तालब, कंठ और तालु को मिलाकर के कंठ तालब हो जाते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं। अब अगला होता है आपका अनुस्वार और अनुनासिक और चंद्रबिंदु, ये 3 पॉइंट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो अनुस्वार होता है उसमें क्या होता है कि वो एक छोटा सा बिंदु होता है इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यह क्या करता है, किसी वर्ण के संकेत देता है और समांतर ड, ज, ड़, न और म में से किसी एक का स्थान ले लेता है। तो किसी शब्द के ऊपर अगर इस तरह से बिंदु लगा हुआ है तो वह अनुस्वार कहलाता है। ठीक है। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक में स्वर का जो उच्चारण होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, और उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक, इसलिए इसमें नाम लगा हुआ है नासिक। ठीक है, और इसको पहचानने के भी तरीके हैं। ये दिखता कुछ ऐसे है। ठीक है, तो इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे अगर मिला दें तो ये नोज के जैसे, नाक के जैसे बन रहा है। तो आप यह भी समझ सकते हैं कि अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदु के जैसे दिखे वो अनुनासिक हो जाते हैं। तो जैसे माँ, चांद, हंसी, सांप। ठीक है, यानी कि इसमें जब बोलेंगे तो नाक से आवाज निकलेगी, वह अनुनासिक हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक को जो बोलते हैं ये चंद्र बिंदु जैसे, क्योंकि चांद हो गया और उसके ऊपर एक बिंदु हो गया, तो इसलिए इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है, हम संयुक्ताक्षर वाले शब्द देख लेते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र और द्य, ये किससे मिलकर बने हैं। छ बना है आधा क और स से, त्र बना है आधा त और आर से। और एक चीज आप ध्यान देते होंगे कि जब भी आप छ को लिखते हैं इंग्लिश में तो कैसे लिखते हैं, के यस यच, यानी कि के से क, यस यच से स। त्र को कैसे लिखते हैं, टी आर, टी आर ए बोलते हैं, यानी कि ये त के लिए हो गया, आर ए मतलब ये आर के लिए होगा, त्र। इसी तरह से ज्ञ के लिए बोलते हैं हम जी वाई ए, यानी कि आधा ज और ज मिलकर के क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है। श्र में हम क्या बोलते हैं, यस एच आर ए। ठीक है, यस एच आर, यानी कि स से बड़ा वाला स और आर से र हो गया। ड से क्या बोलते हैं, डी वाई ए, तो डी से द हो गया, वाई ए। आप इससे भी इनको समझ सकते हैं कि किस शब्द से मिलकर बने हैं।
आप इंग्लिश में मिला करके इनको समझ सकते हैं। तो छ हमारा आधा क और स से बना है, त्र आधा त और र से बना है, य हमारा आधा ज और पूरे ज से बना है, स्र हमारा आधा बड़ा वाला स है और पूरा र है, और द जो होता है आधा द और य से मिलकर बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछता ही है। टेट एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं उनको देख लेते हैं। उन्नति का अवनति होता है, यश का अपयश, उदय का अस्त, गुप्त का प्रकट, शुद्ध का अशुद्ध, सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, न्याय का अन्याय, प्रकाश का अंधकार, ज्ञान का अज्ञान, लाभ का हानि, जीवन का मृत्यु, जय का पराजय, आरंभ का अंत, निर्माण का विनाश, उचित का अनुचित, सफलता का असफलता, स्वाधीन का पराधीन, शुभ का अशुभ, पाप का पुण्य, शांति का अशांति, सुख का दुख, आशा का निराशा, सम का विषम, समष्टि का व्यष्टि। ठीक है, ये एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी था, समष्टि का क्या होता है, अपोजिट मतलब विलोम व्यष्टि होता है। तो ये जो इतने दिए हुए हैं अक्सर एग्जाम में पूछता है इनका। अब आगे देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण समान ध्वनि वाले शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे और मतलब होता है तथा, और मतलब होता है दिशा, दिन मतलब होता है डे या दिवस, और दिन मतलब होता है गरीब, कुल का मतलब हो गया एक वंश, ठीक है, और कुल का एक होता है किनारा, मैल का मतलब होता है मिलन, ठीक है, और एक मैल का मतलब होता है गंदगी, ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट यानी कि जो ग्रह होते हैं, और एक गृह का मतलब होता है घर, पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, ठीक है, अपात्र का मतलब हो गया योग्य व्यक्ति या फिर बर्तन को भी पात्र बोलते हैं। ठीक है, अगर एक और शब्द ऐसे बन जाए कि पात्र और पात्र भी कभी पूछ लेता है, तो एक पात्र होता है कि लोग कहते हैं ना आप इसी के पात्र हैं या आप इसके एलिजिबल हैं, एक वो हो गया, और एक पात्र मतलब बर्तन के लिए भी हो गया। शोक और शौक, शोक मतलब दुख हो गया और शौक मतलब आपका इंटरेस्ट हो गया यानी कि रुचि हो गया। अन्न और अन्य, अन्य मतलब क्या हो गया, अन्न मतलब हो गया भोजन और अन्य मतलब कोई दूसरा हो गया। बलि और बलि, एक बलि क्या होता है बलिदान करना, ठीक है, और एक बलि होता है शक्तिशाली। अवधि का अवधि, एक अवधि होता है समय सीमा और एक होती है या भाषा होती है, ठीक है, अवधि भाषा। व्यंग और व्यंग मतलब एक व्यंग है, व्यंग का मतलब हो गया दो से टेढ़ापन, और एक व्यंग होता है जो लोग कटाच मारते हैं, ठीक है, यानी टोंट जिसे बोलते हैं, टोंट मार रहे हैं, ठीक है। चिता और चिता, चिता क्या होती है सौदाह वाली जो जिस पर लकड़ी लगा करके बॉडी को लेटा करके जलाया जाता है वो चिता होती है, और चिता एक जानवर होता है, एक वन्य जीव होता है। नीति और नीति, ठीक है, तो इसमें क्या था दोनों सामान्य हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। तो कर और कर, ठीक है, एक कर का अर्थ होता है हाथ और एक कर का होता है टैक्स, ठीक है। हार और हार, एक हार का अर्थ होता है गले का हार, एक होता है जो पराजय, ठीक है। मान और मान, एक मान का मतलब हो जाता है सम्मान, और एक मान होता है लोग बोलते हैं ना इसका इस वैल्यू इस एंगल का कितना मान है, ठीक है, तो मान मतलब एक हो गया माप या स्वीकार, ठीक है। फल और फल, एक फल तो फल वाला हो गया और एक फल क्या हो गया परिणाम, जैसे बोला जाता है परीक्षा फल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समान ध्वनि वाले। अगला है समानार्थी शब्द, यानी कि इसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे अग्नि का है अनल पावक, जल का है नील सलील, सूर्य का है रवि भानु, चंद्रमा का है शशि इंदु, आकाश का गगन और नभ, पृथ्वी का धरा वसुंधरा, कमल का पंकज सरोज, वायु का पवन समीर, पर्वत का गिरि या शैल, नदी का सरिता तटनी, समुद्र का सागर सिंधु, घर का ग्रह सदन, पुस्तक का ग्रंथ पोथी, वर्षा का वृष्टि वर्षा, वन का अरण्य कानन, फूल का पुष्प सुमन, राजा का नरेश भूप, मित्र का सखा मित्र, गुरु का आचार्य उपाध्याय, भगवान का ईश्वर और प्रभु, गाय का गौ धेनु, हाथी का गज हस्ती, घोड़ा का अश्व तुरंग, रात्रि का निशा रजनी, बादल का मेघ घन, विद्या का शिक्षा ज्ञान। अगला है संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं हिंदी में वो 5 प्रकार होते हैं। एक व्यक्तिवाचक होता है, इंग्लिश में से प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा होता है यानी कॉमन नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहले देखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह कौन सी संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु स्थान का नाम हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आप भारत बोल सकते हैं, एक स्थान है या एक देश का नाम है, गंगा हो गया, एक नदी का नाम हो गया, हिमालय एक पर्वत का नाम हो गया, दिल्ली एक स्थान का नाम हो गया, ठीक है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक में क्या है कि जिसमें पूरी जाति या वर्ग का बोध हो जाए। जैसे अगर बात करें लड़का या शिक्षक या नदी, ठीक है, या पुस्तक, हम अगर बोले कि आप नदी के नाम बताओ तो आप कई गंगा यमुना सरस्वती ताप्ती गंगोत्री ब्रह्मपुत्र इन सभी का नाम बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने विशेष की बात किया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे लड़का की बात किया गया कि लड़के से बेहतर इसमें लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो वहां पे लड़कियां मतलब किसी एक के लिए नहीं बोला जा रहा है, वह पूरी जाति या एक वर्ग का बोध करा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब हो गया किसी पदार्थ या धातु का नाम, ठीक है, जैसे द्रव्य या पदार्थ
द्रव्यवाचक में पदार्थ या धातु क्या हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, द्रव्यवाचक। भाववाचक में क्या होता है, या कोई वस्तु नहीं होता है, इसमें कुछ भाव निकलते हैं, जैसे इमोशंस या फीलिंग निकलते हैं, या गुण के रूप में होते हैं, या भाव, अवस्था या विचार के रूप में हो सकते हैं, जैसे प्रेम, खुशी, बचपन, ईमानदारी, साहस। एग्जाम में अक्सर एक चीज पूछता है, भाववाचक संज्ञा। इसमें पता करना होता है कि संज्ञा में इसमें कौन सा संज्ञा है, किस प्रकार का। तो प्रश्न आ सकता है उसमें कि मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा में क्या हो गया, जहां पे समूह का बोध हो जाए, जैसे सेना या परिवार या समिति या झुंड या टोली या कक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या हो जाते हैं, एक समूह या एक टोली का यहाँ पे बोध हो जाता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन जिसे कहते हैं। तो यह क्या होता है, शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सभी हो जाते हैं। जैसे मोहन विद्यालय गया, तो मोहन यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। और बार बार अब हम यह नहीं कहेंगे कि मोहन पढ़ाई करता है, हम यह कहेंगे वह, यानी कि मोहन के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वह लिख दिया, ठीक है। रीना मेरी मित्र है, ठीक है, वह बहुत होशियार है। तो यहाँ पर रीना कहना उचित नहीं लगेगा, ठीक है। एक शब्द और इसमें बढ़ाएं कि रीना मेरी मित्र है, रीना बहुत होशियार है, रीना दिल्ली में रहती है, रीना मैथ्स से पढ़ाई करती है। तो इस तरह से हम हर जगह रीना नहीं कहेंगे, हम वहां पे वह बोलेंगे कि रीना मेरी मित्र है, वह बहुत होशियार है, वह दिल्ली में रहती है, वह मैथ्स ग्रुप से पढ़ रही है, ठीक है। तो पहला जो होता है इसमें टाइप, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो व्यक्तियों का बोध करा दे वह पुरुषवाचक हो गया। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ए, यानी कि यहाँ पे व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो पुरुषवाचक हो गया। निजवाचक का मतलब हो गया जिसमें स्वयं अपना ही बोध हो जाए, ठीक है, जिसमें अपना, स्वयं या खुद, यानी कि एक अधिकार जहां पे दिखे। और इसमें नाम से भी पता चलता है कि निज, निज मतलब होता है अपना, अपना कहने वाला जो सर्वनाम होता है वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, जैसे कि अपना, स्वयं या खुद का, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो कुछ निश्चित हो, वह वैसे जो सर्वनाम होते हैं वह निश्चयवाचक में आते हैं। जैसे यह, वह, यही, वही, ऐसे शब्द अगर मिले तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। अनिश्चयवाचक, जिसमें निश्चित ही ना हो, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाए, वह अनिश्चयवाचक हो जाता है। जैसे कोई आया था, किसी ने इसको देखा होगा, कुछ तो बात होगा, ठीक है। इस तरह से ये कौन से हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें दो वाक्यों या शब्दों के बीच में संबंध स्थापित हो, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। जैसा, जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा, ठीक है। जितना मैंने बोला उतना करो, ठीक है। इस तरह से ये संबंध स्थापित कर रहे दो शब्दों में या दो वाक्यों में। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कौन, क्या, किस या किसका या कौन सा, ठीक है। तो इस तरह से जो सर्वनाम है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब चलते हैं क्रिया की तरफ। तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं दो तरह से होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। मतलब जिस क्रिया में कर्म ऑब्जेक्ट हो जाए वह सकर्मक हो गई, और जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट ना हो वह अकर्मक हो जाती है। यानी जिसमें कुछ क्रिया या काम करते हुए पाया जा रहा है तो वह सकर्मक हो जाती है। कर्मक मतलब काम के लिए, स मतलब साथ, ठीक है, काम के साथ अगर मिल रही है तो वह सकर्मक हो जाती है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ना एक काम हो गया, कर्म हो गया, पाठ पढ़ाना एक काम हो गया, पत्र लिखना एक काम हो गया, यानी कि कर्म हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सकर्मक बोलेंगे। और इसको पता करने के लिए हम क्या और किसे पूछने पर उत्तर मिल जाता है। जैसे कि छात्र क्या पढ़ता है, तो छात्र पुस्तक पढ़ता है। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक पाठ पढ़ा रहे हैं। वह किसे पत्र लिख रहा है, तो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। तो इस तरह से हमें उत्तर मिल रहा है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि इसमें कोई कार्य नहीं मिलता, जैसे कि बच्चा सोता है, पक्षी उड़ते हैं, सूर्य निकला, ठीक है। तो ऐसे जो शब्द हैं इसमें कोई क्रिया नहीं मिल रही है, और इसमें क्या और किसे पूछने पर उत्तर भी नहीं मिलता। जैसे अगर पूछा जाए कि बच्चा क्या सोता है, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, या बच्चा क्या है, या पक्षी किसे है, या क्या है, या सूर्य क्या है, यहाँ पर अगर पूछने से क्या उत्तर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यह हमारी क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाते हैं। अब अगला चलते हैं विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता जो बताती है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता दे वो विशेषण होती है। और यह विशेषता गुण होती है, संख्या हो सकती है, परिमाण हो सकता है, अवस्था हो सकती है, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में देखते हैं कि फूल,
अब फूल कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण। इस फूल की विशेषता हो गई सुंदर, ठीक है। छात्र कोई है लेकिन वो कैसा है, ईमानदार, तो ईमानदार क्या हो गई, उसका एक अवस्था सॉरी गुण बता रहा है, ठीक है। पुस्तकें, पुस्तकें पुस्तक ही हो गई, तो नाउन हो गया, लेकिन इसके आगे लगा हुआ है 5, ये क्या हो गई, 5 पुस्तकें। पानी एक नाउन है, कौन सी नाउन है, द्रव्यवाचक। और थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा बताया जा रहा है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है, विशेषण है उसका, ठीक है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, एक गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्थनामिक और सार्वनामिक। ये सार्व है। तो पहले गुणवाचक को देख लेते हैं क्या होते हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार या अवस्था का बोध करा दे। जैसे सुंदर, अच्छा, मीठा, ईमानदार, बड़ा, काला, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है, बड़ा एक परिमाण मिल गया, ठीक है, अच्छा उसके गुण मिल गए, ठीक है, और सुंदर क्या हो गया, उसका रंग हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, गुणवाचक। जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें क्या होते हैं, 1 2 5, मतलब पहले संख्या दिखाई देती है तब पता चलता है। जैसे 5 किताब, तो यहाँ पे 5 क्या है, वह एक क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, यानी कि संख्या को दर्शा रहा है। वैसे 5 5 इस तरह से लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा है परिमाणवाचक, यानी कि मात्रा या परिणाम का परिमाण का बोध कराए। जैसे थोड़ा, अधिक या कम या पर्याप्त या पूरा, इस तरह से शब्द बन गए। आगे तो ये कौन से हो जाते हैं, परिमाण वाचक विशेषण हो गए। सार्वनामिक विशेषण क्या कहते हैं, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आ जाए, ठीक है, विशेषता आ जाए, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यह पुस्तक, वह लड़का, कोई व्यक्ति, कौन सा प्रश्न। अब इसमें क्या है कि अगर यह, वह, कोई या कौन के जस्ट बाद क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे यह के बाद क्या आ रहा है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। लड़का क्या है, एक संज्ञा है। व्यक्ति एक संज्ञा है, ठीक है। तो इसके पहले जो वह आया, कोई आया, तो क्या आ रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है स्वर संधि, ठीक है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर संधि होता है और एक होता है, पहला हो गया, दूसरा होता है व्यंजन संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी कि 2 शब्दों से जोड़कर कोई एक अलग शब्द बन जाए, तो वह संधि कहलाती है। तो स्वर संधि में जहां पर स्वरों का समागम होता है वह स्वर संधि हो जाता है, और जहां पर व्यंजन मिलते हैं वो व्यंजन संधि हो जाता है। तो स्वर संधि में जो होते हैं प्रकार, वह पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि का। एक्चुअली मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि समान स्वर मिल गए, समान स्वर मिल गए और उनसे बड़ा ही बन गया, तो वह दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे अ प्लस आ, ये दोनों मिल गए तो बड़ा ही बना आ, या ई मिला प्लस बड़ी ई मिल गया तो क्या बन गया आ। अब इनके पैटर्न भी चेंज हो सकते हैं, या ई भी हो सकता है, ई प्लस ई, तब भी आ सॉरी ई होगा, यहाँ पे ये ई होगा। और या बड़ी ई प्लस बड़ी ई भी मिल गए तो क्या होंगे, ई ही होगा, बड़ी ई होगा। तो इस तरह से दीर्घ हो रहा है, वह क्या कहलाता है, दीर्घ संधि। यानी कि ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल गया तो क्या बना, बड़ा ऊ बना, या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यह जो आते हैं इसमें, वह दीर्घ संधि में आते हैं। जो दूसरा होता है गुण संधि। अब गुण संधि को अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि अ या आ के साथ क्या मिल जाए, ई या ई, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ या आ के साथ क्या मिल जाए, ऊ मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और अ या आ के साथ क्या मिल जाए, ऋषि वाला री मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं एग्जाम में दीर्घ संधि और गुण संधि से ज्यादा ही पूछे जाते हैं। इसी तरह से वृद्धि संधि में है, वृद्धि का मतलब बढ़ना, बढ़ जाना। तो अ या आ के साथ अगर ए या ए मिल गया, प्लस ए या ए मिल गया, ए मिल गया, तो क्या बनेगा, वो आय बन जाएगा। अ या आ के साथ ओ या औ मिल गया तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से चौथा है यड़ संधि। तो वृद्धि संधि के बाद जो आते हैं यड़ और अयादि आते हैं, वहां पे अ और आ का रोल खत्म हो जाता है, मतलब वह किसी से नहीं मिलते। इसमें क्या होता है कि यड़ में अगर ई मिला, ई या ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ गया, ठीक है, कोई भी असमान स्वर आ गया तो वह क्या हो जाता है, ऊ और ऊ जैसे आ गया तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और री आ गया तो री के साथ क्या बन जाएगा, र बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे अगला है एक आखिरी, मैं इसे बता देता हूँ, अयादि, अयादि संधि। तो अयादि में आप समझ जाइए अ से शुरू है तो अर होना है इसमें। ठीक है। जो अगला देख रहे हैं व्यंजन संधि, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिया हुआ है। तो व्यंजन संधि के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो पहला नियम होता है कि वर्ग का पहला व्यंजन तीसरे में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे आप क, ख, ग, घ और अंग। तो क वर्ग अगर आया, क वर्ग से किस में बदल जाएगा, वो ग में, यानी कि 1 2 3 पहला, या पहला हो गया और या दूसरा और या तीसरा। तो पहला किस में बदल जाएगा, तीसरे में, पहला नियम। त से संबंधित बहुत से नियम होते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है त के जस्ट बाद जो शब्द आता है वह उसी का आधा में बदल जाता है। जैसे त का द में परिवर्तन, त का च में परिवर्तन, त का ज में परिवर्तन, और त का आधा ल में परिवर्तन, और त का आधा न में परिवर्तन। ठीक है। तो यह परिवर्तन हो जाते हैं त को लेकर के। एक और आता है कि म अगर लास्ट में आया और इसके बाद कोई भी आ गया, क वर्ग आया या च वर्ग आया या ट वर्ग आया या आपका त वर्ग आया, तो इसका जो आखिरी पंचमा अक्षर कौन सा हो जाता है, क ख ग घ अंग। ठीक है, पांचवा अक्षर हो गया। च छ ज झ इय, ये पंचमा अक्षर हो गया। ट ठ ड ढ अड़, ठीक है, ये पंचमा अक्षर हो गया। तो उनका जो पंचमा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, अंग, इय, या आपका अड़, या आपका न, इन सब में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, सम, आधा म प्लस आगे आपका कल्प। ठीक है। तो यह क्या बनेगा, यह क और म, हमने क्या कहा, म प्लस क वर्ग हो या च वर्ग हो तो क्या बन जाएगा, संकल्प बन जाएगा। और यह क्या है, अनुस्वार है कि अनुनासिक, तो यह अनुस्वार है। ठीक है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु हो जाता है। जैसे सम धन गीत, तो क्या बनेगा, यह संगीत। ठीक। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जगन्नाथ यानी कि जगत नाथ, तो आधा त और न मिलकर के मैंने क्या कहा था, न बन जाएगा, वही शब्द बन जाते हैं, त का न में बदल जाएगा तो जगन्नाथ हो जाएगा। सत मार्ग, ठीक है, तो सन मार्ग यहाँ पर बन जाएगा। सत गति है तो सद गति हो जाएगा, आधा द में यहाँ पे परिवर्तित हो गया। सद गुण हो गया, ये आपका सदगुण हो जाएगा। सद बुद्धि, सत सतज्ञ हो जाएगा, सतत्व हो जाएगा, सत सॉरी उत है, उद्धार हो जाएगा। तो आधा तो है, ह है, तो आपका क्या बन जाएगा, फिर उद्घोष बन जाएगा। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। और ये हो जाते हैं आपके विसर्ग संधि में। ठीक है। तो निष्काम का मतलब हो जाएगा निष्काम, ये श में परिवर्तित होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर व्यंजन संधि में अगर विसर्ग संधि के साथ कोई शब्द आ जाता है तो वह आधा स में परिवर्तित होता है हमेशा। तो निष्काम, निष्कपट, निष्पाप, निष्फल, निश्चय। ठीक है, यहाँ पे च आया तो वह क्या हो जाएगा, इसे निश्चय ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के कुछ रूल्स होते हैं। जो पहला रूल होता है कि विसर्ग संधि प्लस च या छ हो गया तो क्या बनेगा, आधा श हो जाएगा। दूसरा रूल है विसर्ग संधि प्लस आपका मिला, सॉरी विसर्ग संधि नहीं, विसर्ग धन ट या ठ हुआ तो क्या बन जाएगा, आधा श। तीसरा है कि विसर्ग या त या थ तो क्या बनेगा, यह आधा स। और चौथा है कि विसर्ग धन क हुआ, ख हुआ, प हुआ, फ हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विसर्ग वैसे की वैसे रहेगा, यानी कि यथावत रहेगा। ठीक है। पांचवा है कि विसर्ग हो गया धन, इसके बाद कोई स्वर आ गया या
कोई घोष व्यंजन आ गया, ठीक है। तो घोष व्यंजन क्या होते हैं पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद घोष व्यंजन को बता देते हैं। तो क्या होता है, क्या बनता है, ओ होता है या र होगा, और क्या होगा, लोप भी हो जाएगा शब्दानुसार, ठीक है, लोप भी होगा। लोप किसका होगा, विसर्ग का। अब बात करते हैं घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलते समय गले से कंपन निकलता है। तो कौन कौन से निकल जाएंगे, क वर्ग में आपके ग और घ होंगे, च वर्ग में आपके ज और झ होंगे, ट वर्ग में क्या होंगे, ड और ढ होंगे, त वर्ग में क्या होंगे, द और ध होंगे, और इस तरह से ह होंगे। तो ये सभी घोष व्यंजन है, और जिसमें कंपन नहीं निकलती उन्हें अघोष व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मन एक विसर्ग है और ह है, ह एक घोष व्यंजन है, तो क्या बनेगा, हमने क्या कहा था, ओ बनेगा, तो मनोहर हो जाएगा। इसी तरह से यह भी एक घोष व्यंजन है, तो मनोबल हो जाएगा। यहाँ पर भी मनोबल सॉरी मनोकामना हो जाएगा। यह है विसर्ग है और ध है, तो क्या बना, ओ बना। यहाँ पर भी विसर्ग है और धी है, ठीक है, एक स्वर आ गया, स्वर यहाँ पे छोटी के आगे कोई भी स्वर हो गया, तो क्या बनेगा, यह भी ओ ही बनेगा। ज है और म है, विसर्ग संधि और म क्या है आपका, घोष व्यंजन है, तो यह क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो भी हैं आपके, वह क्या बन रहे हैं, ओ में बदल जा रहे हैं विसर्ग संधि को हटा करके, ठीक है। दूसरा जो दुह धन योग है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, दुयोग हो गया। दुख में दु और ख, हमने क्या कहा था, क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए। यहाँ पर देखिए क ख विसर्ग के जस्ट बाद क ख प और फ आ जाए, तो वैसे ही स्थावत रहेगा, यानी कि दुख का दुख ही ऐसे रहेगा, निस्वार्थ का निस्वार्थ ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो इतने दिए हैं हमने, यह क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। अब देखते हैं समास को। तो समास में पहला जो हमें मिलता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। तो अव्यय में क्या होता है, दो पद होते हैं, एक पद पहला जो पद हो जाएगा प्रधान हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, यानी कि यह बड़ा बोलेगा और यह छोटा बोलेगा, तो छोटा रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तत्पुरुष में क्या हो गया, तत्पुरुष में जो दूसरा पद है वह महान बनेगा, ठीक है, ये बड़ा बनेगा, और पहला जो होता है क्या होता है, वह छोटा बनेगा। इसमें दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई प्रधान नहीं होता है, ठीक है, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो जाता है इसमें, तीसरे की तरफ। द्विगु में क्या होता है, जिसमें संख्या दिखती हो, द्वि मतलब द्वि दो, द्वि से दो शुरू हो रहा है, यानी कि संख्या यहाँ पे दिख रही है, दो क्या है, एक संख्या है, तो संख्या और समूह दिखे तो वह द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो द्वंद्व का मतलब ये समझिए, द्वंद्व मतलब होता है युद्ध होना, बराबरी का, ठीक है। तो ऐसा पद जो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हो कि मैं बड़ा हूँ, वह द्वंद्व हो जाएगा। वहां पे इनके बीच में द्वंद्व हो रहा है, हमेशा द्वंद्व होता रहेगा, वो क्या कहलाएंगे, द्वंद्व कहलाएंगे। और जिसमें संख्या दिख गया वह द्विगु हो गया। एक होता है कर्मधारय। तो कर्मधारय में पहला ही जो मिलेगा हमें, वो विशेषण मिल जाएगा, यानी कुछ न कुछ विशेषता क्वालिटीज हमें दिख जाएंगी, ठीक है, वो कर्मधारय हो जाता है। जैसे उदाहरण में देख लें कि नील कमल, यानी कि पहले कैसा कमल कैसा है, नीला है, ठीक है। महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक विशेषता मिल रही है। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर पहला तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष को देख लेते हैं कि दूसरा पद क्या होता है, बड़ा होता है, और पहला नहीं होता है। तो राजपुत्र, और एक चीज और, इनको तोड़ने पर, बीच में विग्रह करने पर हमें का मिलेगा सभी में, राजा का पुत्र, गंगा का जल, देव का आलय, वन का वास, जल का पान, ग्राम का वासी, हस्त का लिखित, गृह का प्रवेश, हिम का घर, राज्य का मार्ग, ठीक है। सभी में तोड़ने पर क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। दूसरा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में क्या है, हमने क्या कहा, तीसरे की तरफ इशारा हो जाएगा। दशानन, दशानन कौन है, रावण है, ठीक है। नीलकंठ कौन है, शंकर है। लंबोदर कौन है, लंबोदर मतलब जिनका लंबा उदर है, ये कौन है, यानी कि भगवान गणेश। और पीताम्बर, यानी जो जिनके पीले अंबर हैं, यानी कपड़े जिनके पीले हैं, ऐसे उनकी तरफ है, किसी और की तरफ इशारा हो रहा है, यानी कि भगवान विष्णु की तरफ हो गया। तो त्रिभुज, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, यह क्या है, द्विगु है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो त्रि है, यह त्रि मतलब तीन संख्या दिखा रहा है, और भुज मतलब भुजाएं, समूह दिख रहा है।
यहाँ पे एक चीज और आ गया, चतुर्भुज। चतुर्भुज से हमें हमें किसकी तरफ इशारा हो रहा है? यह विष्णु भगवान की तरफ इशारा हो रहा है, इसलिए यह क्या है? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि तीसरे की तरफ इशारा हो रही है। जितेंद्रियम, जो इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इस तरह से ये क्या है? पूरे बहुब्रीहि समास हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्वंद्व में दोनों पद आपस में बड़ा होने के लिए लड़ाई करते हैं, एक तरह से समझिए। जैसे माता पिता, दिन और रात, सुख दुख, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, अन्न जल, नर नारी, दूध रोटी। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, और इनको तोड़ने पर क्या मिलता है? और मिलेगा सभी में। इनका विग्रह जब आप करेंगे तो सभी में क्या मिलेगा? और मिलेगा। दिन और रात, सुख और दुख, पाप और पुण्य, राम और लक्ष्मण, अन्न और जल, नर और नारी, दूध और रोटी। अव्ययी समास में क्या होता है? अव्ययी समास में क्या होता है? पहला पद जो होता है वह प्रधान होता है, बाकी दूसरा पद प्रधान नहीं होता है। यानी पहला पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वह होते हैं जो कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते। तो जैसे यथा शक्ति, यथा समय, प्रति, आ, भरपेट, यथा, आजीवन, ये मतलब आ यहाँ पे लगा और यहाँ पर भी लगा, तो ऐसे जो शब्द मिल जाते हैं यह कौन से समास हो जाते हैं? अव्ययी समास। और इनको जब विग्रह करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं, जैसे के अनुसार, के समान, के साथ, भर, प्रत्येक, बिना। अगर इस तरह से शब्द आ रहे हैं तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। द्विगु में हमने कहा था पहला क्या होता है? संख्या दिखाता है। नौ मतलब नौ, रात्र मतलब नवरात्रि, नौ रात। सप्त ऋषि, सप्त मतलब सात, यानी कि सात ऋषि। त्रिलोक यानी कि तीन लोक। पंचवटी, पांच वटियां। चौराहा, चार तरफ से रास्ते जो निकल रहे। त्रिवेणी, तीन रास्ते। ठीक है, तो इस तरह से चौ लग गया, चार हो गया, तीन यहाँ पे लग गया, यहाँ पे पांच हो गया, यहाँ पे तीन को दिखा रहा है, यहाँ पे सात को दिखा रहा है, यहाँ पे नौ को दिखा रहा है, तो ये संख्यावाचक भी हो गए एक तरीके से, तो वह द्विगु समास हो जाते हैं। अब देखते हैं अलंकार को। तो पहला होता है अनुप्रास अलंकार, यानी कि एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है तो वह अनुप्रास हो जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च च च च च शब्द का जो आवृत्ति है या रेपिटेशन है, बार बार हुआ है। दूसरा है आपका यमक अलंकार, कि एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे कनक, कनक तय सौगुनी मादकता अधिकार, यही खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना, सोना। ठीक, और एक कनक का अर्थ होता है धातुरा। धतूरा एक फूल होता है जो काफी गर्म होता है, इसको खाने से भी लोग पगला जाते हैं, और सोना यानी कि धन पाने से भी लोग पगला जाते हैं। तो शब्द एक ही है लेकिन इनके अर्थ अलग हो जा रहे हैं, तो अगर ऐसे आते हैं तो वह यमक हो जाता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? कि एक ही शब्द से एक साथ दो या अधिक अर्थ निकल जाए, मतलब शब्द एक ही रहेगा लेकिन वहां पर आप उसके अर्थ अलग अलग देख सकते हैं। जैसे राम बाण चले, ठीक है, तो राम यहाँ पे एक शब्द हो गया भगवान और दूसरा एक हो गया राजकुमार। और होते उदाहरण जैसे कि एक है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब देखिए यहाँ पर पानी का अर्थ दूसरा है और यहाँ पर पानी का अर्थ दूसरा है। अब अगर हम अलग अलग ध्यान से देखें तो सभी का मतलब अलग निकल जाएगा। जैसे अगर एक बार हम पानी का अर्थ जल लेकर चले तो कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, आप पानी हमेशा रखिए, ध्यान बचा कर रखिए, क्योंकि बिन पानी, पानी नहीं रहेगा, जल नहीं है तो सब सूना है, बेकार है। दूसरा पानी का अर्थ हो जाता है इज्जत, ठीक है, तो रहीमन पानी राखिए मतलब इज्जत बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी, बिन पानी सब सून, यानी कि बिन इज्जत के, बिना इज्जत के तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हर बार पानी का अर्थ अलग अलग हो जाएगा और अलग अलग अर्थ भी बन जाएगा पूरे इस शब्द का। चौथा है उपमा अलंकार। इसमें जो ट्रिक होती है, इसमें जैसा, सा, समान, तुल्य आदि से तुलना कर दी जाती है। ठीक है, जैसे मुख चंद्रमा सा है, सा आ गया, या जैसा है, ठीक, या समान है, तो यहाँ पर मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है, यहाँ पे तुलना कर दी गई कि मुख जो है चंद्रमा जैसा है, तो सा यहाँ पर आ गया, वह क्या होता है? उपमा अलंकार। ऐसे शब्द आसानी से पता चल जाते हैं। पांचवा है रूपक अलंकार, यानी कि उपमेय को सीधे उपमान मान लेना।
यहाँ पर मुख चंद्रमा स है, लेकिन अब यहाँ पर उपमा जो दिया गया है, उपमेय को उपमा नहीं मान लिया गया, यानी कि मुख जो है वह चंद्रमा ही है इस जगह पर, ठीक है, यानी कि उसी को मान लिया गया। छठा है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि मनो, जैसे, जनु, मानहु आदि से संभावना। अगर ऐसे शब्द आए जैसे मानो, जैसे, जनु, मानहु, ये शब्द आए तो क्या हो जाता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मनो चंद्रमा स्वयं मुस्कुरा रहा हो, मानो कि चंद्रमा जैसे स्वयं मुस्कुरा रहा हो, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाते हैं। एक और उदाहरण मैं बता देता हूं कि मनु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अब यहाँ पर मनु शब्द आ गया, यानी कि कह रहा है कि नीलमणि शैल, यानी कि जो पहाड़ है नीलमणि पर, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुप्रभात हो गई। यह कब कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण अपने पीले अंबर को ओढ़ करके बैठे हैं, तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सुबह हो गई, क्योंकि सुबह होने पर जो पूर्व की तरफ आसमान होता है वह कैसा दिखता है, पीला दिखने लगता है। सातवां है अतिशयोक्ति, ठीक है, इसमें क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि एक हाथ की ककड़ी है भैया, लेकिन उसका जो बीज है 9 हाथ का है, ठीक है, ये बता दिए, इतना बड़ा, यानी कि ककड़ी ही जो है वो 1 हाथ की है, लेकिन उसके जो बीज है 9 हाथ का है, कैसे पॉसिबल है, तो वही अतिशयोक्ति हो गई, मतलब बढ़ा चढ़ा के बता दिया, ओवर बोल दिए, मतलब इतना फेंक दिए कि आप लपेट ही नहीं पाए, ठीक है। तो तेरे दर पर पहाड़ झुके पड़े हैं, अब ये तो भाई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया कि आपके दर पर, आपके दरबार में तो पहाड़ जो जो कभी नहीं झुकते वह भी झुके पड़े हैं, ऐसी बात अगर बोल रहे हैं तो ये तो बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो अतिशयोक्ति हो गया। मानवीकरण में क्या होता है कि निर्जीव वस्तु में मनुष्य के गुण को दिखा देना, ठीक है, वो हो जाता है मानवीकरण, यानी कि मानवों के जैसा हमने उसके कर्म दिखा दिए, उसके काम दिखा दिए, ठीक है। जैसे नदियां कल कल गा रही हैं, क्या नदियां गाती हैं, लेकिन उसके जो साउंड है निकल रहा है, कह रहा है कि नदियां कल कल गा रही हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, जो मौका है, वह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, तो दस्तक कौन देगा, इंसान देता है ना, तो यहाँ पे जो मौका है, अवसर है, उसको बोल दिया गया कि वह एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, वो आएगी और दस्तक देगी, ठीक है। अगला है वाच्य, इसमें जो प्रकार होते हैं, पहला होता है कर्तृवाच, दूसरा कर्मवाच, तीसरा भाववाच। तो जो कर्तृवाच होता है इसमें कर्ता प्रधान होता है, जैसे काम करने वाले को ही हम मुख्य मान लेते हैं, जैसे यह राम है तो यह क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो कर्तवाच्य कौन होगा, राम होगा। और एक मैं बोल सकता हूं कि मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, तो इसमें जो कर्तवाच्य होगा वो मैं होगा, ठीक है। जैसे ये हो सकता है कि मोहन गेंद फेंकता है, मोहन गेंद फेंकता है, तो यहाँ पे मोहन क्या है, वह कर्तवाच्य होगा। अब कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान हो, यानी कि पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कर्म क्या हो रहा है, पढ़ना, सॉरी पुस्तक होगा यहाँ पे कर्म, ठीक है, तो जो मुख्य होगा वह क्या होगा, पुस्तक होगा। दूसरे उदाहरण में हम देखें कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर जो कर्म हुआ, क्या हुआ, जोर किस पे पड़ रहा है, किताब पे पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। आगे है जो भाववाच, तो इसमें क्या होता है, भाव जो होती है वही क्रिया प्रधान होती है, वही महत्व होती है, कर्ता या कर्म का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे जो है चला नहीं जाता, यह क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। तो इसमें जो व्यक्त हो रही है वो भावना व्यक्त हो रही है, कि अपनी भावना बता रहे हैं कि मेरी से खेला नहीं जा रहा, खेला नहीं जा रहा, तो यहाँ पर एक क्या बताया जा रहा है, भावना बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं छंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला जो मिलता है हमें दोहा, दोहा में क्या होता है, पहले और दूसरे चरण में 13 और 11, और तीसरे और चौथे में भी 13-11 मात्राएं होती है, यानी कि पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो मात्रा जोड़ने का तरीका क्या होता है, जो बड़ी ऊ की मात्रा, सॉरी, जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको 2 जोड़ते हैं, और जो
छोटे होते हैं उनको एक जोड़ते हैं। जैसे जोड़े तो यह श्री हो गया, यानी कि बड़ा ई की मात्रा है, श्री लगा हुआ है, तो यश हो गया, यानी कि 2 हो गया, 1 2, ठीक है। फिर 3 4 5 6 एक 7 एक 8 एक 9 और 10, क्योंकि इन सब में मात्राएं नहीं लगी हैं, यहाँ पर मात्रा नहीं लगा, यानी कि छोटा मात्रा लगा हुआ है। यहाँ पे अ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे अ है, इन सब में अ की मात्रा लगा है। ये छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो जोड़िए इसको, 1 2 3 4 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इस लाइन में हमें 13 मिल गई। यहाँ से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका क्या हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे सभी छोटी मात्राएं लगी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक 11 होना चाहिए। यहाँ पर धा है, ये आपका 2 होगा, ठीक है। अब जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि यहाँ पे 11 होगा। इसी तरह से इसको भी आप जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा और यह मिलेगा आपको 11 मिलेगा, यानी कि पहला और जो तीसरा चरण है वह 13 होती है और दूसरा और चौथा जो होता है वो 11-11 मात्राएं होती है। किसमें होती है? दोहा में। चौपाई में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। तो यह पहला चरण और दूसरा चरण आप इनको जोड़ सकते हैं कि 2 1 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 2 और 2, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इस भी चरण में आपको 16 मिल गया, इसको भी जोड़ेंगे तो आपको इसमें भी 16 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया 1, ये भी 1 1 1 1, ये आधा लेकर के ये भी मिल करके 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी 3 हो जाएगा। दृष्टि ये 2 हो गया और एक ये यहाँ पर भी 2 बनेगा, ये आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये आपका 2 होगा और ये आपका 2 होगा। इनको भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो सोरठा में क्या होता है? दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है, ध्यान दीजिए, यानी कि शुरुआत में 11-11 और फिर 13-13 मात्राएं होती है। रोला में क्या होता है? जैसे चौपाई है, चौपाई के जैसा रोला है, लेकिन 16 की जगह पर इसमें क्या होती है? 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया में दोहा मिल गया और रोला मिल गया, यानी कि 13-11 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 4 चरण में 24-24 मिल जाएगा, तो वह कुंडलियां हो जाएगा, यानी कि कुंडली मार रहा है, ठीक है। पहले कम से फिर बढ़ गया, यानी कि पहले 13-11, फिर 13-11, देन उसके बाद कितना मिलना शुरू हो गया? 24-24 मिलना शुरू हो गया। तो यह कुंडली के जैसा हो गया, इसलिए इसे कुंडलियां बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, शार्ट में मैंने बता दिया, आप इनको जोड़ सकते हैं। हिंदी के कुछ पीवाईक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट हमें लगे, हमने यहाँ पे दे दिया। जैसे समष्टि का विपरीत शब्द व्यष्टि, करपट मतलब कपड़ा हो गया। महोर्मी का जो संधि विच्छेद होगा महाधन उर्मी होगा। चराचरम में कौन सा समास है? यह द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों द्वंद्व कर रहे हैं। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अभी शब्द यहाँ पर उपसर्ग हो गया। रमणीक में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में अनीय लगा हुआ है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर आधा छ लग गया, च लग गया है, ठीक है। तो वह क्या हो गया? व्यंजन संधि। निमिष का जो पर्यायवाची है वह क्या है? क्षण है। निमिष मतलब होता है समय, ठीक है। गोधूम का जो तद्भव शब्द है वह क्या है? गेहूं। गेहूं ये अक्सर बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गेहूं गोधूम को कहते हैं। निष्कपट में संधि का विच्छेद क्या होगा? निह और कपट, ठीक है, क्योंकि स बना है यहाँ पर। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा 4 बना, यानी कि द्विगु समास, जहां पर संख्याएं दिखती हैं। हिंदी भाषा में कितनी भाषा बोली जाती है? तो 18 प्रमुख बोलियां हैं, जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के वर्गीकरण के अनुसार दी गई। यहाँ से हमारा इंग्लिश का स्टार्ट होता है, वो भी इम्पोर्टेंट एंड मेन, जो भी प्रमुख जो भी टॉपिक्स हैं, प्रमुख टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश के रिवीजन में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें पहला जो आता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी शब्द, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु या भाव के बोध को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम इज द गुड बॉय, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी, बुक, दिल्ली या राम, यहाँ पे क्या हमने कहा? व्यक्ति कौन हुआ? राम हुआ। स्थान क्या हुआ? एक दिल्ली एक स्थान हो गया। वस्तु क्या हो गया? एक बुक हो गया। और यहाँ पे पशु या भाव की बात करें तो ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए? राम व्यक्ति हुआ, दिल्ली स्थान हुआ, बुक एक वस्तु हुआ, ऑनेस्टी भाव हुआ। इसके टाइप को देख लेते हैं।
तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें सिर्फ व्यक्ति की बात की जा रही है, जैसे कि हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति राम की बात करें, रोहित की बात करें, ठीक है। किसी एक प्लेस की बात करें तो इंडिया के लिए बोल सकते हैं, दिल्ली के लिए, एक स्टेट के लिए, स्थान के लिए बोल सकते हैं। किसी नदी, जैसे गंगा नदी की मैं बात कर सकता हूँ, यमुना नदी की बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर्सनल में एक व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। कॉमन नाउन में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक। कॉमन नाउन में सभी आ जाते हैं, जैसे आपका बॉय, तो लड़के की बात हो रही है यहाँ पे बॉय, यानी कि जैसे कहा जाए कि आज प्रेयर में बॉयज़ का टर्न है, तो इट मीन्स ऐसा है कि वहाँ पे बॉयज़ के लिए बोला जा रहा है, ना कि किसी पर्सनल एक बॉय के लिए, ठीक है। सिटी का मतलब सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स यह सभी सिटी को डिनोट कर रहा है, यानी कि होल सिटी की बात हो रही है यहाँ पे। रिवर का मतलब यहाँ पे रिवर से है, ना कि किसी खास एक रिवर के लिए। तो रिवर, सिटी, बॉयज़, ये सब क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, यानी जिसे बोलते हैं हम समूहवाचक, जिसमें हमें कोई चीज़ समूह में मिला, यानी कि कलेक्शन में मिल रहा हो, ठीक है। जैसे एक टीम हो गया, टीम में बहुत से लोग होते हैं, या कलेक्शन में हो गया। आर्मी जो हुआ, यह भी एक कलेक्शन में हो गया। क्लास जो हुआ, यह भी कलेक्शन में मिल रहा है, यानी कि ये सभी समूह में मिल रहे हैं। जो फोर्थ है मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब सामान हो गया, सामान या द्रव्य, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सामान में क्या हो सकता है, मटेरियल में क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है आपका, वाटर भी बोल सकते हैं, मिल्क भी बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, ठीक है, या फैन बोल सकते हैं, बॉटल बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, एक मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी स्वरूप में हमें दिखाई नहीं देते, ये एक जस्ट लाइक फीलिंग जैसा होता है, जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ठीक है, फेयर हो गया, मतलब डर हो गया। तो ये सभी हो गया। सेकेंड होता है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो ये क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर इनको हम प्रयोग करते हैं। नाउन मतलब नेम हो गया किसी भी चीज़ का, चाहे वो हमने यहाँ पे कैटेगराइज करके बताया, ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अब इनके स्थान पे हम जो यूज करेंगे वो नाउन, सॉरी, प्रोनाउन हो जाता है। जैसे हम बात करें कि राम इज ए स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। देन इसके बाद हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि राम इज इंटेलिजेंस, राम स्टडी इन क्लास 12, राम लिव्ड इन मुंबई। इस तरह से हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके बाद राम को हम रिप्लेस करके क्या यूज़ कर रहे हैं, ही यूज़ कर रहे हैं। ही इज इंटेलिजेंस, ही लिव्ड इन दिल्ली, ही स्टडी इन 12 स्टैंडर्ड, इस तरह से। तो यहाँ पे हम ही यूज़ कर रहे हैं। सेम ऐसे ही सीता के लिए आप बोल सकते हैं, यानी कि सी, फीमेल के लिए सी यूज़ करते हैं। एंड देन दिस इज माई बुक, मतलब यह मेरी बुक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हम दिस यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से दिस इज माई बुक, यहाँ पर भी दिस का यूज हुआ है एट द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन, जहाँ पे पर्सनल बात की जा रही है कि आई, वी, मतलब मैं, तुम, ही, सी। यहाँ पे पर्सनली, ही मतलब वो पर्सनल किसी एक के लिए, उसी के लिए बात की जा रही है। सी मतलब वो उसी के लिए बात कर रहा है। आई मतलब मैं, पर्सनली बात हो रहा है, यानी कि पुरुषवाचक, ठीक है, जो पुरुषवाचक हो गए। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि संकेतवाचक, जहाँ पे संकेत से दिखा रहे हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, इन सब का यूज करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, फिंगर लगा करके डेमो संकेत दिया जा रहा है, यहाँ पे संकेत हो रहा है। तो एक कौन से प्रोनाउन होते हैं, संकेतवाचक हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जहाँ पे आ गए, जैसे हु, होम, विच, व्हाट, जहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह प्रश्नवाचक हो जाते हैं। रिलेटिव, जहाँ पे संबंध दिख रहे हैं, जैसे हु, विच, दैट, इस तरह से रिलेशन दिख जाते हैं। इंडिफिनाइट में क्या हो जाते हैं, जिसका अनिश्चितवाचक हो जाता है। समवन, कोई है, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, ये सब क्या हो जाते हैं, अनिश्चयवाचक हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में निजवाचक, यहाँ पे अपना खुद का पॉजिटिव दिख रहा हो, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, उसका, तुम्हारा, मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर निजवाचक, निजवाचक अपना वाला दिख रहा है, अपना हम बता रहे हैं या उसका बता रहे हैं, एक अधिकार दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण, जो विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषता किसकी बताएंगे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे राम क्या है, बॉयज है बट गुड बॉय है, यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है, ड्रेस ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। पेन है, तो पेन कितनी पेन्स है, 1 2 3, यहाँ पे काउंट किया, 3 पेन्स है, ठीक है। तो क्वालिटीज आप अगर एडजेक्टिव देखें तो इनके कितने होते हैं, एक तो क्वालिटी होती है, मतलब उसके गुण के हिसाब से कि गुण कैसा है, गुड है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, ये उसके गुण हो गए। दूसरा हो गया परिमाण, यानी कि इसमें हम एक मात्रा बता रहे हैं। मच हो गया, लिटिल हो गया, सम हो गया, सम मतलब थोड़ा सा, मच मतलब अधिक, लिटिल मतलब ना ज्यादा ना कम, ठीक है, मध्यम में।
तीसरा हो गया नंबर, यानी कि संख्या जहां से दिखा रहा हो, संख्या की विशेषता बता रहा हो, जैसे 1 पेन, 2 पेन, या फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, इस तरह से संख्या हम दिखा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से हो जाते हैं, जैसे दिस और दैट हो गए। पोजेसिव में माई, योर, हिज, मतलब जहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, या अधिकार वाले विशेषताएं हो गई। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब हो गया संकेत, जहां पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, वह क्या हो जाते हैं, हमारे प्रश्न वाले एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें जो एक क्वालिटीज आती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री की बात हो रही है। तो पहला जो होता है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, तो एक टॉल हो गया, अगर हमने कहा टॉल को। और कंपैरेटिव बात बोले तो टॉलर, मतलब टॉलर देन, टॉलर देन मतलब इससे किसी का हमने कंपेयर किया तो कंपैरेटिव हो गया। इसमें बोलेंगे ही इज टॉलर देन मी, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे टॉलर देन, यानी कि टॉल मतलब वो हमसे भी बड़ा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव जो सबसे ज्यादा बड़ा हो, सुपरलेटिव हो गया, मतलब जिसमें हम हाईएस्ट, अधिकतम बोल दें, और सुपरलेटिव हो गया, यानी कि टॉलेस्ट हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि मोहन इज टॉल, हमने कहा मोहन क्या है, सॉरी मोहन टॉल है, लंबा है, ठीक है। राम इज टॉलर देन मोहन, जो राम है वह इससे लंबा है, मोहन से लंबा है। देन श्याम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जो श्याम है सभी से ज्यादा लंबा है पूरे क्लास में। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव हो गया, और यह क्या हो गया, कंपैरेटिव, यहाँ मतलब तुलना किया गया, यहाँ पर क्या किया गया, अधिकतम बताया गया। नेक्स्ट है वर्ब, यानी कि क्रिया। डेफिनेशन क्या है इसका, जो शब्द कार्य, अवस्था या घटना को व्यक्त करे उसे वर्ब कहते हैं। तो क्रिया कौन कौन सी हो सकती है, जो काम किया जा रहा हो, यानी कि सी राइट्स अ लेटर, उसका काम क्या है, इसमें क्रिया क्या है, राइटिंग। दे प्ले क्रिकेट, वो क्या कर रहा है, वे क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, क्या क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो यह उसकी क्रिया है। तो वर्ब यही होता है। तो जो वर्ब के टाइप होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा ट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या हो जाता है, जैसे जो उसकी मुख्य क्रिया होती है, वो कर क्या रहा है, वह मुख्य क्रिया होती है, जैसे कि राइट, यहाँ पे मुख्य क्रिया हम क्या बोलेंगे, राइट। दूसरा यहाँ पर रीड, या हम बोल सकते हैं प्ले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गया, जो हम लगाते हैं इज, आर, एम वगैरह जो लगाते हैं, वाज, वर, हिज, हैज, हैव, ये जो होते हैं या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि हम अगर क्या या किससे लगाकर पूछेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है, कि ही रोड ए लेटर, तो वह क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, इसमें जवाब मिल गया। और जस्ट अपोजिट इनट्रांजिटिव में क्या हो जाता है कि हम क्या और किससे पूछने पर कोई आंसर नहीं मिलता है, तो वो हमारा इनट्रांजिटिव हो जाता है। बट मेन जो होते हैं हम आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जो वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, पहला तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और 5 फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है गो होता है, सेकेंड गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, अब फोर्थ फॉर्म हो जाएगा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म गोज हो जाएगा। इस तरह से राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। बट जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। अब जैसे ही रन, रन उसका क्या हो गया, क्रिया हो गया। बट फास्ट, तो इसकी क्वालिटीज बता दिया ना, उसकी विशेषता बता दिया, वो तेज दौड़ता है। सी स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है। तो स्पीक बोलना, कर्म उसका बोलना है यहाँ पे, बट वह क्या बोल रहा है, पोलाइटली बोल रहा है, या बोलने की उसकी क्या है, विशेषता है। आई विल कम टुमारो, आएंगे, बट विशेषता क्या बता रहे हैं कि टुमारो आएंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट है मतलब वो बुद्धिमान तो है, बट वह क्या है, वेरी बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हो जाएंगे, पहला एक टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है, जिसमें टुडे, टुमारो, एस्टरडे, ओवर स्टरडे, ओवर टुमारो हो सकते हैं। सेकेंड है आपका प्लेस को लेकर के, हेयर एंड देयर, ठीक है। थर्ड है मैनर्स को लेकर के, ठीक है, जो सभ्यता है, यानी कि स्लोली, क्विकली हो गया। फ्रिक्वेंसी में ऑलवेज, नेवर या ऑफ्टन हो गया। डिग्री में हम बात करें वेरी, टू या क्वाइट हो गया। छठा है प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक अव्यय। तो ऐसा जो नाउन या प्रोनाउन या अन्य शब्दों के बीच संबंध दिखाए वह क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक का संबंध क्या है, टेबल के ऊपर है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह कहाँ पे रह रहा है, इन में रह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आते हैं ऑन, इन, फ्रॉम, अंडर, एट, ठीक है, इस तरह से वर्ड्स आते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाता है। तो नाउन यहाँ पे क्या है, टेबल है, दिल्ली है, लखनऊ है, तो उनके पहले ही तो आ रहा है। चेयर क्या है, उनके पहले ही आ रहा है, ठीक है। स्कूल, स्कूल के पहले, टाइम, सॉरी टाइम के पहले आ गया। नेक्स्ट है 7 कंजंक्शन,
जंक्शन का मतलब हो जाता है जोड़ना, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय इसे कहते हैं। जो दो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम, वर्क हार्ड और यू विल फेल, और यानी कि एक वर्ड सेंटेंस यह हो गया और एक यह हो गया, यानी इन दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है आप कठिन मेहनत करो अदरवाइज यू विल फेल, आप फेल हो सकते हैं। आई वॉज absent, एक सेंटेंस यह होगा, बिकॉज आई वॉज इल दूसरा सेंटेंस यह हो गया, इनको जोड़ने के लिए बिकॉज यूज हो गया। सी इज पुअर, एक सेंटेंस यह हुआ, बट ऑनेस्ट दूसरा वर्ड इसमें जोड़ने के लिए हमने क्या कहा, बट कर दिया। तो जो कंजक्शन के टाइप्स होते हैं, एक होता है समन्वयी यानी कि कोऑर्डिनेटिंग वाले जो होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेट हो जाए, जैसे एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया। दूसरा होता है सब कोऑर्डिनेटिंग, सॉरी सब ऑर्डिनेटिंग हो गया। तो ऑर्डिनेटिंग में क्या होगा, जैसे बिकॉज, इफ, ऑल्दो या सिंस हो गए। कोरिलेटिव में कौन हो गए, जैसे आइदर और, इनके साथ में रहेगा हमेशा। नाइदर नॉर, यानी कि यह इनके साथ में रहेगा। बोथ एंड, इस तरह से यह इसके साथ में चलेगा। तो यह हमेशा जब चलेंगे तो साथ साथ ही चलेंगे। आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक जिसे कहते हैं, यानी कि कोई ऐसे शब्द होते हैं, बोले या दिखाए जाते हैं जब अचानक से खुशी, दुख, आश्चर्य या क्रोध वगैरह हो जाए तो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे हुर्रे, वी वोन द मैच, अब मैच की खुशी में इन्होंने बोला हुर्रे, जैसे बोला हुर्र, आप बोलते हैं ना। अलॉस, अलॉस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा सैड होने पर, ठीक है, इस तरह से आप उनको बोलेंगे, अलास बोलेंगे, मतलब ही, जैसे बोलते हो, कोई कहता है ना कि अरे ओह वो तो नहीं रहे, तो यहाँ पे दुख की लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं। जैसे वाव, अगर कोई चीज आप अमेजिंग चीजें देख रहे हैं तो वहां पर आप वाव यूज करते हैं, वाव बोलते हैं, वाव वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। ओह, ठीक है, आई फॉरगॉट माई की, तो ओह जो यूज करते हैं, ये कभी कभी आप वो बोलते हैं जैसे कोई चीज भूल गए, ठीक है, तो ना सैड होता है और ना खुशी होता है, लेकिन एक सडन यह चीज फीलिंग आ जाती है। तो हम एक सार में देखें कि कंजक्शन क्या होता है, शब्दों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है, और इंटरजेक्शन क्या करता है, भाव यानी कि फीलिंग को हम से शो करते हैं इससे, ठीक है। तो कंजक्शन और इंटरजेक्शन का यूज है। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है टेंस यानी कि काल और उनकी पहचान। तो पूरा मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम भी नहीं है आपके पास, और मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी हम लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान हो गया, जो वर्तमान में चल रहा है, और पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल जो बीत चुका है, ठीक है, और फ्यूचर का मतलब आने वाला समय जो आएगा, ठीक है, आने वाला समय। अब सभी के कितने पार्ट होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं, और इनके अंदर भी 4-4 होते हैं, लेकिन उतना डीपली देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही देखते हैं। तो पहला इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस होंगे। फिर परफेक्ट टेंस होगा। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी कि दोनों मिल करके बनेंगे, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। तो इंडेफिनिट मतलब जो सिंपल होते हैं, प्रेजेंट के लिए क्या होता है, ता, ते, ती बोलते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डज या डू यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ते हैं, या पढ़ती है, इस तरह से ताती ते आया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिंपल सा शब्द है। प्रेजेंट में अगर कंटिन्यूअस की बात किया जाए, कंटिन्यूअस मतलब हो गया लगातार, लगातार कंटिन्यूअस हम बोल सकते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी शब्द आते हैं कि वह पढ़ रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस चल रहा है अभी, वह पढ़ रही हैं या वह चल रहे हैं, अभी यह कंटिन्यूअस चल रहा है। तो इसमें जो लगता है इज, एम, आर और वर्ब की जो क्या लगता है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि क्या लग जाएगा इसमें, आईएनजी, ठीक है, आईएनजी जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। देन इसके बाद जो परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता है कि परफेक्ट हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि समाप्त हो चुका, ठीक है, समाप्त हो चुका, यानी कि चुका लिया, चुका ली, या चुका है, चुकी है, इस तरह से आ गया। तो यह समाप्ति की तरफ दिखा रहा है, यानी कि कंप्लीट हो चुका, हो गया है। तो यहाँ पे लगेगा हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें लास्ट में ईडी वगैरह वर्ड में जुड़ जाता है मैक्सिमम में देखा जाए तो, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि ऐसे है कि वो कंप्लीट होने की कगार पर है, लेकिन चल रहा है, और इसमें कुछ समय भी आ जाता है, ठीक है। तो समय के लिए क्या यूज हो जाता है, सिंस या फॉर यूज करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैज, हैव प्लस उनके साथ बीन को यूज कर लेते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग इंडेफिनिट में चलते हैं पास्ट के लिए। तो एक तो आ गया आया के लिए, यानी कि डिड हो गया। देन उसके बाद ताती ते, यानी कि अगर कोई इसमें एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब में हम ताती ते, यस वगैरह लगा देते हैं, डिड लगा देते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे, यानी कि था, थी, थे लग जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह वाज वर्ब लगेगा, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। परफेक्ट में इसमें भी हो जाएगा चुका था, लिया था, या चुका ली थी, या चुका लिया था, इस तरह से लास्ट में था लगेगा, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सभी में हेल्पिंग जो लगेगी वह क्या लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है।
परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि यह वाला जो टेंस होगा इसमें रहेगा रहा था, रही थे, रहे थे, और समय के लिए इसमें भी यूज किया जाएगा सिंस फॉर। जैसे यहाँ पर आप यूज किए थे हैज और हैव, सेम यहाँ पर भी आप यूज करेंगे, बट यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट में हैड यूज होता है, ध्यान देना है। हैज हैव यूज होगा जब भी वो प्रेजेंट के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, देन हाँ, साथ में इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा तो बिन लगेगा, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी गे होगा, जाएंगे, खाएंगे, आएंगे। ठीक है, और हमेशा यूज होगा विल का, आई विल गो, आई विल कम। ठीक है, इस तरह से। कंटिन्यूअस में क्या होगा कि पढ़ रहे होंगे या खा रहे होंगे, कल हम लोग जा रहे होंगे, तो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर भी जो फॉर्म यूज होगा विल बी यूज होगा, विल बी। ठीक है, और वर्ब का जो फॉर्म होगा वो फोर्थ फॉर्म यूज होगा, आईएनजी। चुका लिया होगा, चुका ली होगी, या चुका लिए होंगे, इस तरह से होगा। यहाँ पे यूज होगा विल, विल और साथ में हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट है, कंप्लीट हो चुका है। देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे होगा, और समय के लिए, जो समय मतलब इतने समय से खा रहे होंगे, समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, से के लिए सिंस, फॉर या फ्रॉम यूज करते हैं, और इसके साथ में विल हैव बीन यूज करेंगे। ठीक है, बिन तो यूज होगा ही, विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी आपका लग जाएगा सभी में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और थर्ड फॉर्म मतलब जहाँ पे लास्ट में ईडी वगैरह ऐड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल को। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग नहीं है आर्टिकल का, बट ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल में एक आता है आपका ए, एन, द, और एक होता है जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो ए और एन का यूज आप हमेशा से यह करते हुए आ रहे हैं कि जहाँ पे वॉवेल हुआ वहां पे आपने एन यूज कर लिया, मतलब वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ वहां पे आपने एन यूज कर लिया, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट है वहां पर आपने ए यूज कर लिया। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके यूज करने के अलग अलग तरीके हो चुके हैं, क्योंकि हम ए और एन तब यूज करेंगे हम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसके साउंड पर हम यूज करेंगे। अगर साउंड हमें स्वर जैसा लग रहा है तो हम एन यूज कर लेंगे, चाहे भले ही वह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो पहले हम लोग देखते हैं अ का, कि ऐसे एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसका उच्चारण व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो जाता है वहां पर ए यूज हो जाता है। जैसे पेन, पेन का स्टार्टिंग वर्ड पी यानी कि अ पेन हो गया। टीचर स्टार्टिंग वर्ड टी यानी कि अ टीचर। अ बुक, ठीक है, तो आर्टिकल क्या यूज हुआ, अ बुक, बी है। ठीक है, एक क्या है, बी कॉन्सोनेंट है। अब एन के लिए देख लेते हैं कि ऐसे एक वचन काउंटेबल नाउन से पहले जिसका उच्चारण स्वर या वोवेल से शुरू होता है उसे काउंटेबल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया इंजीनियर, तो ई यहाँ पर किससे, ई, ई शब्द आ गया ना। ई क्या है आप बताओ, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो यह तो स्वर है ना। तो स्वर के पहले हम क्या यूज करते हैं, हमेशा यह नहीं यूज करते हैं, एन आपको पता है। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, ए डबल पी यानी कि ए आ रहा है, तो ए के आगे क्या हो गया, यह ए जो है स्वर है, तो स्वर के आगे हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अम्ब्रेला, ठीक है, भले ये आपका यू से शुरू, सॉरी यू तो है ही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं, क्योंकि यह अ से शुरू हो रहा है और अ क्या है, एक स्वर है। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको मैं बता देता हूँ, जैसे ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट की स्पेलिंग जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आप देखिए, ऑनेस्ट जो स्टार्ट हो रही है एच से स्टार्ट हो रही है, बट हम इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो अ क्या है, एक स्वर है ना, तो इसके आगे हम यूज करेंगे एन, यानी कि ऑनेस्ट में हम जब भी यूज करेंगे ए ना यूज करके एन यूज करेंगे। ऐसे आवर मतलब घंटे के लिए आवर इसे बोलते हैं हम लोग, आवर। ठीक है, कितने घंटे से, तो इसका भी जो स्टार्टिंग शब्द है अ शुरू हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि कैसे शुरू हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं उच्चारण आपका यू से शुरू हो रहा है, यानी कि वाई की ध्वनि आ रही है, य की ध्वनि आ रही है। तो यह क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम क्या यूज करते हैं, अ यूज करते हैं। तो भले ही यहाँ पे यू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे अ। अब यहाँ पे यूरोपियन हो रहा है, यानी कि यूरोपियन, यह भी शुरू हो रहा है यू से, तो इसके पहले भी हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। तो कुल मिला के साउंड जैसा आएगा वैसा हम ए और एन को यूज करेंगे। अगर साउंड किसी स्वर के जैसा लगा तो हम एन यूज कर लेंगे, भले ही उसका स्टार्टिंग किसी वॉवेल से हो।
अब द के लिए हम बात करते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जब बात करते हैं तब वहां पर हम द यूज कर लेते हैं। जैसे सन की बात करेंगे तो द बोल देंगे। हम किसी प्रॉपर विशेष डोर की बात करेंगे, इसी डोर को बंद करना है तो द यूज करेंगे। और द कब यूज करेंगे, हम जैसे प्रिंसिपल के लिए भी बोल रहे हैं, हम अपने प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर हम द यूज करेंगे। और द का प्रयोग इनके साथ भी होता है, जैसे कोई नदी हो गई, किसी भी नदी के पहले हम द यूज करेंगे। ठीक है, समुद्र के जितने भी समुद्र के नेम हैं उनके नेम के आगे हम द यूज करेंगे। जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबके सामने हम लोग द यूज करेंगे। जितने भी अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके आगे हम द यूज करेंगे। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके आगे हम लोग द यूज करेंगे। और जो भी हॉली बुक्स हैं, हॉली बुक्स बोले तो जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, ठीक है, ये सब हो गए, तो इनके पहले भी हम लोग द यूज करेंगे। किसी भी सिटी या प्लेस का अगर हम नाम दे रहे हैं, सिटी का नेम दे रहे हैं, ठीक है, सिटी का नेम, किसी सिटी का नेम, तो इनके आगे भी हम लोग द यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम द का यूज करते हैं जो आर्टिकल्स में आते हैं। एक होता है जीरो आर्टिकल्स, यानी कि कोई आर्टिकल्स नहीं। ऐसा भी होता है जब ए, एन और द में से कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आई ड्रिंक मिल्क, ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, चिल्ड्रेन लाइक टॉयज, बच्चे खिलौनों को पसंद करते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एच शुरू हो रहा है बट हम द यूज नहीं किए हैं, या एन वगैरह कुछ ऐसा नहीं यूज किए हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग कब होता है, जब नाउन प्लूरल नाउन हो सामान्य अर्थ में, अनकाउंटेबल नाउन हो जैसे शुगर इज स्वीट, तब हम द का यूज नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जैसे लव इज ब्लाइंड, लैंग्वेज हो हिंदी या इंग्लिश इस तरह से, या सब्जेक्ट्स हो मैथ्स या साइंस। आगे देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वॉइस में क्या होता है, वाच्य बताता है काम कौन और किस प्रकार हो रहा है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता स्वयं कार्य करता हो उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर सी और दे स्वयं काम कर रहे हैं, मतलब सी वह स्वयं गाना गा रही है, दे स्वयं प्ले कर रहे हैं क्रिकेट, इस वजह से यह क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है। पैसिव वॉइस क्या होता है कि जिस वाक्य में कार्य पर अधिक जोर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट वाक्य पर सब्जेक्ट बन जाता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट पहले होता है, देन हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, देन बाई लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द मिल जाता है हमेशा बाई, देन उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब किसके द्वारा, बाई मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसी को लेते हैं, अगर चेंज करते हैं तो अ सॉन्ग इज संग बाई हर, ठीक है, उसके द्वारा गाया जा रहा है। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, बाई लग गया यानी कि अब पैसिव हो गया। तो यहाँ पर काम पर जोर है और करने वाले पर डोअर है। ठीक है, देन इसके जो फार्मूले हैं, बनाने के तरीके हैं, जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव वॉइस में होता है कि सी वाज अ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब मतलब उसकी जो क्रिया है सिंगिंग हो गई, और वाज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, व्यक्ति हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करते हैं, सी को क्या बना देते हैं, हर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके पहले हम बाई लगाते हैं हमेशा। और जो यह ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, बाकी सभी जो चीजें हैं, जो फॉर्म्स वगैरह हैं, वो उनको हम हेल्पिंग वर्ब को सेम वैसे रख करके एक बीइंग जोड़ देते हैं और सन यूज कर लेते हैं, यानी कि वर्ब की हम जो फॉर्म होती है उसको यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपेट आती है। देन ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट में हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदल जाती है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होगा ही पैसिव बनता है। यह टेट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इससे भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन से, तो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंगुलर क्या होते हैं, जहां पर किसी केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक जीव का बोध होता है उसे सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल क्या होते हैं, जहां पर बहुत से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति या जीव का बोध होता है, प्लूरल हो जाते हैं। अब इनके कुछ तरीके भी होते हैं, बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बॉयज है, सिंगल की बात करें, बॉयज, गर्ल्स, बुक, पेन या एप्पल, ये सिंगल हो गए। सेंटेंस में कैसे यूज हो जाते हैं, द बॉय इज प्लेइंग, आई हैव अ पेन, सी बॉट अ बुक, इस तरह से, तो ये सिंगुलर हो गए। प्लूरल में क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा, यस यहाँ पे लग गया, यानी कि बॉयज लड़के लड़कियां, बुक्स कॉपियां, पेन्स, सेवें, ठीक है, सेब। तो इस तरह से ये प्लूरल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर बिना यस का है तो सिंगुलर है, और यस या ईएस लगा हुआ है तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आमतौर पर यस और ईएस ही लगा होता है। अब आगे देखते हैं इसमें, तो
प्लूरल से प्लूरल बनाने के जो नियम है सिंगुलर से उसको देख लेते हैं। तो रूल पहला क्या होता है कि अधिकांश शब्दों में यस जोड़ देते हैं। जैसे चेयर का चेयर्स हमने बना दिया यस जोड़ करके, बैग का यस कर दिया, ये प्लूरल हो गए। दूसरा रूल क्या कहता है कि जिन शब्द के अंत में यस लगा हो, डबल यस, यस एच, सी एच, एक्स या जेड लगा हो, तो उनके लास्ट में हम ईएस जोड़ते हैं। जैसे बी यू यस, यहाँ पे देखिए यस लगा है ना, तो क्या जोड़ देंगे हम यहाँ पे ईएस जोड़ देंगे। डबल एस लगा हुआ है यहाँ पर यह वाला, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे ईएस, यानी प्लूरल बनाने के लिए। ब्रश बना है यानी कि यस एस लगा है लास्ट में, तो यहाँ पर भी हम ईएस जोड़कर क्या बना देंगे, ब्रशेस बोल देंगे, या प्लूरल हो जाएगा। बॉक्स यानी कि यक्स लगा हुआ है और ईएस लगा देंगे तो बॉक्सेस हो जाएगा। वॉच में सी एच लगा है, हमने कहा था कि सी एच रहे लास्ट में, तो आप यस लगाकर उसे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या है कि यस, डबल एस, यस एच, सी एच, एक्स और जेड हो गए, इनसे क्या हो गया, यस लगा दिया तो क्या बन गए, प्लूरल बन गए। तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि शब्द जो कॉन्सोनेंट है और प्लस वाई पर समाप्त हो तो वाई हटा करके आई ई एस बना देते हैं। जैसे आप देखिए कि सिटी है और लास्ट में क्या आया, वाई आ गया। ठीक, और इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी आई टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वाई आ गया। अगर ऐसे आते हैं तो वहां पे हम क्या जोड़ते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। तो जैसे सिटीज, सी आई टी आई ई एस हमने जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, आई ई एस को। इस तरह से लेडी को देखिए, वाई के पहले डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या इसमें जोड़ेंगे, सबको हटा करके, वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे, तो हो जाएगा लेडीज हो जाएगा। चौथा रूल क्या है कि यदि वोवेल प्लस वाई हो, ठीक है, जैसे बॉय में देखिए, ठीक है, ओ लगा हुआ है और वाई लगा हुआ है। ओ क्या है, एक वोवेल है, बट वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे बॉयज हो जाएगा। इसी तरह से ट्वाइस में यस लगा करके ट्वाइस बना देंगे। अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मतलब जिसमें जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ए होता है उसमें अक्सर हम वी ई एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एफ ए है, तो इसमें हम क्या जोड़ दिए, वी ई एस और यहाँ पे वी ई एस। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे एफ यहाँ पर है, ई एफ यहाँ पे है, यहाँ पर है, फिर भी हम यहाँ पे यस ही लगा देते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। रूल नंबर 6 है कि जिन शब्दों के अंत में ओ हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। जैसे हीरो में हीरो ई एस, यहाँ पे पोटैटो है तो पोटैटो में ई एस हमने लगा दिया, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर ई एस लगा दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ यस ही लगते हैं, जैसे फोटो, पियानो एंड रेडियो। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे यस लगा है, यस लगा है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7 कि इरेगुलर प्लूरल्स जो होते हैं यानी कि अनियमित, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैन का मैन होता है, वुमेन का विमेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माइस। ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। माउस का घोस का घीस एंड ऑक्स का ऑक्सन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लगा है तो ई एस नहीं जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। आप हमेशा ऑक्सन यूज करेंगे। रूल नंबर 8 है कि कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में सेम होते हैं। जैसे आपका डियर, शीप और फिश। अलग अलग प्रजातियां अगर दिखानी होती है स्पीसीज फिश की, तब वहाँ पर हम फिशेस यूज करते हैं। हम देखते हैं जेंडर यानी कि लिंग। तो ये 4 तरह से होते हैं, एक मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो जो मैस्कुलिन जेंडर होता है यानी कि पुल्लिंग, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, और इसको ऐसे आप पहचान सकते हैं जैसे मसल्स। मसल्स किसके होते हैं, पुरुष के। तो पुरुष में कौन हो जाएंगे, जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, फादर, किंग, ब्रदर, लायन, कॉक एंड अंकल। तो ये सभी क्या बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का, मीन्स मैस्कुलिन जेंडर। जस्ट अपोजिट फेमिनिन यानी कि फीमेल, इससे आप समझ सकते हैं। फीमेल मतलब स्त्री हो गया, मतलब ऐसा नाउन जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध हो, वो फेमिनिन जेंडर होता है। जैसे वुमेन महिला, क्वीन यानी कि रानी, लायनेस यानी कि शेरनी, हैन मतलब मुर्गी, आंट मतलब चाची या मौसी। नेक्स्ट जो होता है कॉमन जेंडर, यानी जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं। टीचर में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, डॉक्टर, प्लेयर्स, लीडर्स। तो ऐसे जेंडर जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं वो कॉमन बोले जाते हैं, यानी कि उभय लिंग बोलते हैं उन्हें। जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं, यानी कि इनका कोई लिंग नहीं होता है। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कार हो गया। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इनके कोई लिंग निर्धारित नहीं होते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, मीन से निर्जीव बोले जाते हैं। यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इनका कोई लिंग नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है मैस्कुलिन से फेमिनिन का, तो किंग का क्वीन होता है, बॉय का गर्ल्स, मैन का वुमेन, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, सन का डॉटर, अंकल का ऑन्ट, हीरो का हीरोइन, प्रिंस का प्रिंसेस, एक्टर का एक्ट्रेस, लायन का लायनेस, टाइगर का टाइगर्स, पीकॉक का पेहन, कॉक का हैन, बल का काऊ, हॉर्स का मेयर, नेफ्यू का नाइसी, मॉन्क का नन और विजार्ड का विच।
जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो ये होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनको आप याद रख लीजिए। एक होता है एक्टर को, अब दोनों में लेते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी, लेकिन एग्जाम में आप एक्सट्रेस ही लेकर चलेंगे। अब देखते हैं प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग और सफिक्स यानी कि प्रत्यय। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने बताया, कि प्रीफिक्स हो गया और एक सफिक्स हो गया। तो पहले प्रीफिक्स को देखते हैं। तो प्रीफिक्स क्या होता है कि शुरू में यानी कि बिगिनिंग में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे प्रीफिक्स शब्द हो गया प्लस जो रूट वर्ड है वह इक्वल टू कोई एक न्यू वर्ड बन गया। जैसे में हैप्पी वर्ड है, अन लग गया, मीन्स उसका मतलब ही पूरा बदल गया, अनहैप्पी यानी कि दुखी। और दूसरा जो डिस है, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, डिस एग्री मीन्स असहमत होना। राइट मीन्स होता है लिखना, री लग गया यानी कि पुनः होता है, री राइट हो गया यानी कि दोबारा लिखना। इस तरह से आप देख सकते हैं, मिस है, इम है, इन है, नॉन है, प्री है, ओवर है, अंडर है। तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं या किसी रूट शब्द में जुड़ करके यानी कि स्टार्टिंग में जुड़ करके एक न्यू शब्द है उसका न्यू मीनिंग ही बना देते हैं, वो प्रीफिक्स होता है। और यहाँ पे जो इतने मैंने दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इन प्रीफिक्स के अर्थ को भी हम देख लेते हैं। जैसे अन का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे काइंड में लग गया अन तो दयालु नहीं है। डिस मतलब क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट के लिए यूज करते हैं हम, यानी कि लाइक हो को डिसलाइक हो गया। देन नॉन भी होता है विदाउट के लिए। प्री का मतलब हो जाता है पहले या बिफोर के लिए। पोस्ट का मतलब होता है बाद के लिए यानी कि आफ्टर के लिए। ओवर यूज होता है एक्सीज यानी कि अधिक करने के लिए। और अंडर का मतलब होता है लेस या कम करने के लिए। जैसे अंडर लग गया, वेट मतलब हो गया अंडर वेट मतलब कम। ओवर ईट कम खाना, सॉरी ज़्यादा खाना। ठीक, ओवर मतलब अधिक हो गया। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद जो हुआ पोस्ट, ठीक है, मतलब बाद, आफ्टर, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। व्यू मतलब होता है देखना, उसके आगे प्री लग गया यानी कि पहले का, तो प्रीव्यू, देखने से पहले देखना, प्रीव्यू एक बार देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रीफिक्स के अर्थ हो जाते हैं। हम बात करते हैं सफिक्स का। तो सफिक्स जो होते हैं शब्द के एंड में जुड़ते हैं, यानी कि कोई रूट शब्द है उसके एंड में सफिक्स जुड़ जाता है तो कोई एक न्यू वर्ड बनता है। और यहाँ पे अक्सर मतलब जो होता है, मीनिंग्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे टीच यानी, और इसमें ईयर लग गया सफिक्स, तो क्या हो गया टीचर यानी कि अध्यापक, पढ़ाने वाला। राइट मतलब लिखना होता है, ईयर लग गया, ये हो गया राइटर यानी कि लेखक, लिखने वाला भी हो जाता है। काइंड मतलब दयालु, नेस लग गया मतलब दयालुता हो गया। इस तरह से हैप्पी में नेस लग गया, हैप्पीनेस हो गया। केयर में फुल लग गया, केयरफुल हो गया यानी कि सावधान हो गया। ब्यूटी में फुल लग गया तो ब्यूटीफुल हो गया, सुंदर हो गया। होप में लेस लग गया मतलब होपलेस हो गया। क्विक में लाई लग गया, क्विकली हो गया यानी कि जल्दी से। फ्रेंड और शिप लग गया यानी कि फ्रेंडशिप मतलब हो गया मित्रता, फ्रेंड मतलब मित्र होता है, शिप लग गया मित्रता हो गया। चाइल्ड का मतलब बच्चा, और हुड मतलब, उसमें हुड सफिक्स लग गया, चाइल्डहुड हो गया यानी कि बचपन। अब इनके मतलब को भी समझ लेते हैं। जैसे ईर या और लग गया तो करने वाला बोला जाता है। नेस का मतलब होता है कोई अवस्था या गुण, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस। फुल मतलब हो जाता है भरा हुआ, यानी कि जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, ठीक है, सावधानी से पूरा भरा हुआ, ब्यूटीफुल सुंदरता से भरा हुआ। लेस का मतलब हो जाता है बिना, ठीक है, यानी कि केयरलेस, तुम बहुत केयरलेस हो, ये वर्ड यूज करते हैं हम। तो लाई मतलब तरीके से, तो स्लोली मतलब स्लोली, स्लो तरीके से। मेंट मतलब होता है परिणाम या क्रिया, यानी कि डेवलपमेंट। टिशन या इशन हो गया, ये आपका क्रिया या परिणाम हो गया, ये एजुकेशन में लग गया। सेम ऐसे एबल एंड आइबल के लिए होता है, योग्य होता है, यूज होता है। रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य। शिप मतलब संबंध हो गया या स्थिति को दिखाते हैं हम, जैसे फ्रेंड या शिप, तो फ्रेंडशिप दोस्ती वाली जो संबंध है। हुड मतलब हो जाता है अवस्था, ठीक है, यानी कि चाउल बचपन वाली अवस्था, क्या हो गया, वह बचपन हो गया। अब एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, कि जो रूट वर्ड है लीगल, इसमें क्या लग गया, प्रीफिक्स एल लग गया यानी कि इलेगल हो गया। ऑनेस्ट में डिस लग गया, डिसऑनेस्ट हो गया। एक्टिव में इन लग गया, इनएक्टिव हो गया। कनेक्ट में डिस लग गया, डिसकनेक्ट हो गया। लॉक में अन लग गया, अनलॉक हो गया। सफिक्स में देख लेते हैं, हेल्प में फुल लग गया, होप में लेस लग गया, होपलेस हो गया, यहाँ पे हेल्पफुल हो गया। रीड में ईयर लग गया, रीडर हो गया। मूव में मेंट का यूज हुआ, मोमेंट हो गया। और हैप्पी में नेस लग गया, हैप्पीनेस हो गया। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जो यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टेट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।